आज हम लोग जीव विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक डीएनए की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। कोशिका के केंद्रक द्रव में न्यूक्लियोप्लाज्म में गुणसूत्र के अंदर दो धागे की बनी घुमावदार सीढ़ी के समान द्विकुंडलित रचना के रूप में पाई जाती है। कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण और समन्वय करने के साथ साथ आनुवांशिक गुणों का वाहक होती है और आरएनए का भी निर्माण करती है। इसी को हम लोग डीएनए कहते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल के मिलने से बना होता है। फास्फोरिक अम्ल के मिलने से बना होता है। तीनों तरफ ऑक्सीजन है और यहाँ पर OH फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड पेंटोस शुगर में डीऑक्सीराइबोस शुगर का बना है। उसके बाद नाइट्रोजन युक्त क्षार में प्यूरिन पायरिमिडिन, प्यूरिन में एडेनिन गुआनिन है, पायरिमिडिन में साइटोसिन थाइमिन है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि एडेनिन गुआनिन की संख्या समान नहीं होती, साइटोसिन और थाइमिन की संख्या भी समान नहीं होती। एडेनिन थाइमिन से दो बंधन से जुड़ा रहता है, थाइमिन एडेनिन से दो बंधन से जुड़ा है, साइटोसिन गुआनिन से तीन बंधन से जुड़ा है, गुआनिन साइटोसिन से तीन बंधन से जुड़ा है। डीएनए की द्विकुंडलित रचना का प्रतिपादन वाटसन और क्रिक ने किया था। कब? 1953 ईस्वी में। इस महत्वपूर्ण काम के लिए जेम्स जेडी वाटसन और एफएससी क्रिक को 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब डीएनए के द्विकुंडलित रचना पर आप ध्यान दें कि यह जो मॉडल बनाया गया है, यह है डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल। डीएनए की द्विकुंडलित रचना। अब इस डीएनए की द्विकुंडलित रचना में आप क्या देख रहे हैं कि डीएनए दो धागे की बनी घुमावदार सीढ़ी के समान रचना है, जो किसी अक्ष के चारों तरफ घूमी होती है और यह 360 डिग्री के कोण पर घूमती है अक्ष के चारों तरफ। इसमें डीएनए का दोनों धागा प्रति समानांतर होता है, अर्थात एक का हेड एक ओर है तो दूसरे धागे का टेल
दूसरे धागे का पूंछ उस ओर है, अर्थात इसका 3 डैश एंड और 5 डैश एंड एक धागे का 3 डैश एंड तब दूसरे धागे का 5 डैश एंड। हम लोग देख रहे हैं कि डीएनए के कुंडलन में डीप ग्रुप और शैलो ग्रुप एकांतरित रूप से पाया जाता है। डीप ग्रुप गहरा गड्ढा, शैलो ग्रुप हल्का गड्ढा है। और डीएनए की मोटाई सभी जगह 20 एंगस्ट्रम होती है। और आप यह भी जानते हैं कि एक घुमाव को एक टर्न, एक चक्कर, एक घुमाव या एक मोड़ कहा जाता है। एक टर्न में 360 डिग्री का कोण बनता है और न्यूक्लियोटाइड की संख्या 10 होती है, अर्थात एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच 36 डिग्री का कोण बनता है। फिर आप यह भी देख रहे हैं कि एक टर्न के बीच की जो दूरी है वह 34 एंगस्ट्रम का है। 34 एंगस्ट्रम की दूरी है और 34 एंगस्ट्रम में 10 न्यूक्लियोटाइड है, अर्थात एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच 3.4 एंगस्ट्रम की दूरी है। और आप यह भी जान रहे हैं कि कोशिका विभाजन के समय समसूत्री कोशिका विभाजन में एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है। जैसा कि आप समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं, क्या जान और समझ रहे हैं कि अगर हम इस डीएनए की बात करते हैं तो इस डीएनए में आप यह भी बात करते हैं कि कौन कौन सा क्षार है और किससे यह जुड़ा हुआ है। अब हम संक्षेप में इसी डीएनए में हम इसकी मुख्य बात की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें, मतलब कि इस डीएनए के केमिस्ट्री की बात करें तो आप जानते हैं कि डीएनए क्या है? पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक। और इसका मतलब यह है कि यह जो न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोटाइड है, यह न्यूक्लियोटाइड जो मुख्यतः बना हुआ है, हम इसकी बात पहले भी किए थे और अभी भी कर रहे हैं। इसके करने की नितांत आवश्यकता है और इसके बिना संभव ही नहीं है इस डीएनए को समझना और सीखना। तो इसमें डीऑक्सी राइबोज
शुगर, उसके बाद नाइट्रोजीनस बेस और क्या है फॉस्फोरिक एसिड। इस नाइट्रोजिनस बेस में प्यूरिन, अब प्यूरिन में एडेनिन हुआ और पायरिमिडिन में साइटोसिन और थाइमिन। अब सभी की रचना पर आप और हम विचार करें। मुख्य रूप से हमको पहले जानना है डीऑक्सी राइबोज शुगर की रचना जानने का प्रयास करना है। इसी को हम लोग पेंटोज शुगर कहते हैं। और इसका C5H10 और O4। अब इसको हम बनाने का प्रयास करें तो देखिए कि हम शुरुआत करते हैं रचना थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि समझने में, सीखने में किसी भी तरह से कोई कठिनाई, कोई परेशानी न हो। अब देखिए कि अब हम कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 3, कार्बन की संख्या 4, कार्बन की संख्या 5 का हमने निर्धारण कर लिया। अब इस कार्बन पर यहां इस कार्बन पर OH, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H और यहां पर CH2OH है। और यहां पर हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है और यहां पर OH ग्रुप। अब देखिए, अब हम बात करेंगे किसकी रचना का? नाइट्रोजिनस बेस की रचना पर आप विचार करें। नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजन युक्त क्षार। अब यह जो नाइट्रोजन युक्त क्षार है
आप जानते हैं कि नाइट्रोजन युक्त क्षार में प्यूरीन है और प्यूरीन में जैसा कि बताया गया एडेनिन और गुआनिन है। दूसरा जो नाइट्रोजन युक्त क्षार है यह पायरीमिडीन है और पायरीमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन की बात हम लोग करते हैं। अब देखिए कि यह जो आप या हम बात कर रहे हैं, प्यूरीन की बात कर रहे हैं, यह प्यूरीन जो है हेक्सागोनल रिंग में और इसके बाद एक रिंग इस तरह से आता है जिसको हम आइमिडाजोल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ भी नाइट्रोजन। और आप देख और जान रहे हैं, क्या देख और जान रहे हैं कि 2 रिंग वाला कंपाउंड है। उसके बाद हम बात करते हैं एडेनिन की बात करते हैं। किसकी बात करें हम? एडेनिन की बात करें, मतलब इसकी हम बात करें तो इसकी भी जो मूल रचना है इसी तरह से हम कोशिश करें बनाने का। अब आप देख रहे हैं और जान रहे हैं, यहां पर नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन है और यहां पर नाइट्रोजन है। अब हम बंधन की बात कर लें। बंधन की बात कर लें तो यहाँ पर 2 बंधन है और यहाँ पर 2 बंधन है और यहाँ 2 बंधन है, ठीक। और इस तरह से यहाँ भी 2 बंधन। मतलब यह जो रचना हम बनाए हैं यह रचना एडेनिन। अब हम अगले रचना में गुआनिन की बात करें तो यहां भी इस तरह से 2 रिंग वाले कंपाउंड को बनाने का प्रयास करना है और यहां भी जैसा कि आप देख रहे हैं नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन और यहां भी नाइट्रोजन। और जब आप बंधन की बात करते हैं तो इस बंधन में यहां भी 2 बंधन है, यहां भी 2 बंधन है, यहां भी 2 बंधन है। मतलब कि यहां पर यह 2 बंधन यहां पर है और यहां पर बंधन है। इसके अलावे जो गुआनिन में, मतलब जब हम बात करते हैं गुआनिन में तब क्या देख रहे हैं कि
यहां पर जो NH है, मतलब यह जो NH है गुआनीन में NH2 की बात करता है। मतलब कि यह जो गुआनीन की बात हो रही है, इसमें एक ऑक्सीजन को यहां पर जोड़ दिया जाता है। अब हम बात करते हैं किसका? साइटोसिन की बात करते हैं। मतलब कि यह एडेनिन की बात है, यह गुआनिन की बात है। अब तब हम बात करेंगे साइटोसिन का, और तब बात करेंगे हम थायमिन। अब देखिए कि जब हम साइटोसिन को बनाते हैं, किसको बनाते हैं? साइटोसिन को बनाते हैं। तो इस साइटोसिन में इसकी जो रचना है हेक्सागोनल है। साइटोसिन की रचना रंग बदल दी जाए तो यह साइटोसिन की रचना हेक्सागोनल है। साइटोसिन की रचना हेक्सागोनल है। यहां पर हम नाइट्रोजन को लगा दें, यहां पर नाइट्रोजन को लगा दें। उसके बाद यहां पर ऑक्सीजन को जोड़ दें, यहां पर NH और H को जोड़ दें। तो इस तरह से यह जो हमारी रचना है, यहां पर बंधन की बात, और साइटोसिन के बाद हम क्या करें? थायमीन को बनाएं। साइटोसिन के बाद हम लोग थायमीन को बनाएं। तो इस थायमीन की जो रचना है लगभग इस तरह से, यहां आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, यहां ऑक्सीजन को लगा दें थायमीन में। उसके बाद यहां पर CH3 को लगा दें इसी थायमीन में। यहां पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को लगा दें, ऑक्सीजन को लगा दें, और यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर भी नाइट्रोजन। तो इस तरह से हम और आप क्या देख रहे हैं कि थायमीन की रचना एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन की रचना पर हम लोग यहाँ विचार कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि सब मिलकर के जुड़ेगा कैसे। थोड़ी सी जानकारी संक्षेप में हम लोग लेने का प्रयास करें। देखिए, अगर यहां पर सबसे पहले हम बना दें यह हेक्सागोनल रिंग है, हेक्सागोनल रिंग के बाद यह पेंटागोनल रिंग है, और इसके बगल में एक और हेक्सागोनल रिंग है। यह हेक्सागोनल रिंग है। उसके बाद अब हम क्या करें कि शुगर वाले रिंग को बनाने का प्रयास करें। इस क्रम में और
यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ भी हम शुगर को बनाने का प्रयास करें तो इस तरह से यहाँ शुगर को हम सीधा बनाने का प्रयास करें, इस तरह से बनाने का प्रयास करें। अब क्या करें कि इस शुगर का पहले हम लोग व्यवस्थित कर लें। यहाँ इस शुगर में इसका यह जो एडेनिन है, इसका यह बंधन मतलब यह इससे जुड़ेगा और यहाँ पर हमारा क्या है, नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है। उसके बाद यहाँ नाइट्रोजन है और इसके सीध में यहाँ पर नाइट्रोजन है। उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन इधर निकला है, यहाँ से इधर निकला है। यहाँ पर हम बात करते हैं द्विबंधन है, यहाँ पर भी द्विबंधन है। उसके बाद यहाँ पर दो बंधन है और यहाँ पर दो बंधन है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें यहाँ दो बंधन है, उसके बाद यहाँ पर दो बंधन के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर भी दो बंधन के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यह भी देख रहे हैं कि यह हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड से वहां बंधा हुआ है। उसके बाद हम यह देख रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन का कनेक्शन जो है, इस नाइट्रोजन का कनेक्शन यहाँ पर इससे है और इसकी बात हम करते हैं तो यहाँ पर यहाँ H है और यह है CH2 है, CH2 यह CH2 अगले O से जुड़ा रहेगा और उसके बाद देखिए कि यह O भी नीचे की ओर जा करके, यह नीचे की ओर जा करके फास्फोरस से जुड़ा रहेगा। यह फास्फोरस है, इधर डबल बॉन्ड O है, उसके बाद इधर OH है, इधर इसी फास्फोरस में क्या है कि अगले से जुड़ेगा। अब देखिए कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ भी इस बंधन से जुड़े। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर H है, यहाँ H और H है, यहाँ पर क्या है कि OH H है,
यहाँ पर H है, उसके बाद CH2, यहाँ पर C है, एक H CH2, और इससे जो जुड़ा हुआ है यही फास्फोरस की बात करेंगे। और यह जो फास्फोरस जुड़ा हुआ है, यह फास्फोरस जुड़ने से पहले ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ऑक्सीजन से, और इधर OH, इधर भी OH, और इधर डबल बॉन्ड के साथ O का निर्माण करेगा। तो इस तरह से हम और आप देख कि यहाँ पर यह शुगर, शुगर में यहाँ पर यह फास्फोरस, और यह एडेनिन, और यह थायमिन, यह फिर यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, OH और H, यह भी क्या है, शुगर है। तो इस तरह से यहाँ पर इसके जुड़ने की प्रक्रिया है, और यह आगे बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ने के बाद इसका निर्माण कर लेगा, DNA का निर्माण कर लेगा। तो आप और हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यह DNA के रेप्लिकेशन की बात पर अब ध्यान दें कि किसी पुराने DNA से हूबहू 100% उसी के समान नए DNA के निर्माण की प्रक्रिया को, नए DNA के वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को DNA का प्रतिलिपिकरण कहा जाता है। DNA के प्रतिलिपिकरण की जानकारी वाटसन और क्रिक ने दी। मैक्सवेल तथा एस्टाहाल नामक वैज्ञानिकों ने इसके प्रतिलिपिकरण का प्रायोगिक सत्यापन किया, और DNA का प्रतिलिपिकरण कोशिका विभाजन के, समसूत्री कोशिका विभाजन के एस फेज में होता है। DNA का प्रतिलिपिकरण समसूत्री कोशिका विभाजन के एस फेज में होता है। अब प्रतिलिपिकरण 3 तरह से होता है, 1, 2 और 3। पहली विधि है जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव मेथड, संरक्षित विधि। इस विधि में DNA का दोनों धागा एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाता है। अब प्रत्येक धागा अपने पूरक धागे का संश्लेषण करके एक DNA से 2 DNA बना लेता है, जिसमें 50% नया धागा और 50% पुराना धागा होता है। 50% नया और 50% पुराना धागा होता है।
अब जो हम इसकी बात करते हैं, यह अगली पीढ़ी में और क्या होता है कि 75% नया धागा और केवल 25% पुराना धागा होता है। यदि कहीं त्रुटि हो जाए, कहीं गलती हो जाए, तब क्या होगा कि यह त्रुटि बढ़ती जाएगी, जीव बीमार होकर के मर जाएगा। अर्थात इस विधि का प्रायोगिक सत्यापन नहीं हो सका, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। अब हम लोग दूसरी विधि पर ध्यान देते हैं। दूसरी विधि को डिस्पर्सिव विधि कहते हैं। इस विधि में डीएनए का धागा जहां तहां से टूट करके, जहां तहां से खुल करके पूरी तरह से अलग हो जाता है। और क्या होता है, प्रत्येक धागा अपने पूरक धागे का, अपने कॉम्प्लीमेंट्री धागे का संश्लेषण करके एक डीएनए से 2 डीएनए बना देता है। तो इस तरह से इसके संरक्षण की बात की जाती है। इसका भी प्रायोगिक सत्यापन नहीं हो सका, इसलिए इस विधि को भी अस्वीकृत कर दिया गया। एक तीसरी और सबसे सर्वमान्य विधि है जो मैसेल्सन एस्ट्राहाल के द्वारा सत्यापित है, और वाटसन और क्रिक ने इस विधि की जानकारी दी। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि अर्ध संरक्षित विधि क्या है। अर्ध का मतलब आधा, और पूरा डीएनए नहीं खुलता, एक तरफ से थोड़ा थोड़ा डीएनए खुलना प्रारंभ करता है, और आरएनए प्राइमर, डीएनए पॉलीमेरेज थर्ड एंजाइम की सहायता से पूरक क्षार को ला करके जोड़ करके डीएनए का नया धागा बनाया जाता है। एक धागे पर नीचे से ऊपर की ओर लगातार संश्लेषण होता है, जबकि दूसरे धागे पर टुकड़े टुकड़े खंड खंड में संश्लेषण होता है। इस खंड की खोज जापानी वैज्ञानिक ओकाजाकी ने की थी, इसलिए डीएनए के इस खंड को उन्हीं के सम्मान में ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। और डीएनए इस तरह से खंड खंड के रूप में संश्लेषण करता जाता है। उसके बाद जब संश्लेषण हो जाता है और खुलता रहता है ऊपर से, तो डीएनए पॉलीमेरेज सेकेंड एंजाइम खंडों के बीच जो गैप है, ये जो खंडों के बीच जो जगह है, इस जगह को भी भर करके कंटिन्यूअस बना देता है। जब खंड का गैप भर जाता है, डीएनए का संश्लेषण हो जाता है, तब डीएनए पॉलीमेरेज फर्स्ट एंजाइम उसका प्रूफरीडिंग करता है, मतलब एक तरफ से उसकी जांच करता है कि सही क्षार जुड़ा हुआ है अथवा नहीं। यदि जांच के क्रम में पाया जाता है कि क्षार सही नहीं है, तो उसको काट करके हटा दिया जाता है और नए क्षार को ला करके जोड़ दिया जाता है। जब प्रूफ रीडिंग हो जाती है, पूर्णतः सुनिश्चित कर लिया जाता है कि इस डीएनए में कहीं गलती नहीं है,
कहीं त्रुटि नहीं है, कहीं एरर नहीं है। तो दोनों धागे पर नीचे से कुंडलन प्रारंभ होता है। यह कुंडलन धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता जाता है और यह कुंडलन बढ़ करके डीएनए को नीचे से ऊपर तक खोल देता है और एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाता है। इसमें गलती की, त्रुटि की 1% भी कोई संभावना नहीं है और इसी के द्वारा रेप्लिकेशन की बात पूरे संसार में स्वीकृति प्रदान प्राप्त कर चुकी है। अर्थात सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है।